आज के शो में। अवाम तैयार हो जाएं मजीद महंगाई की आमद। 1 अरब 61 करोड़ के असासे 350 तोला सोना, 35 गाड़ियां, आगा सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर। ओगरा ने पेट्रोल 8 रुपए तक महंगा करने की सिफारिश कर दी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज सब में इम्पोर्टेंट और सब में अहम बात जो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इल्ज़ाम नैब पर पीपल्स पार्टी PMLN की तरफ से लग रहा है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, उसकी हकीकत क्या है, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कानूनी हवाले से एक अहम तरीन मामला, क्योंकि अभी कुछ देर कबल हमें इत्तला है जी के जो पुलिस एक्ट भी पास हुआ था उस पर भी गवर्नर सिंध ने कुछ एतराज़ात लगाकर उसे वापस भेज दिया है। इसके अलावा अहम बात यह भी है कि अस्पतालों के कंट्रोल के हवाले से वफाक और सूबे सिंध में एक तकरार, एक जंग की सी फिजा जो अभी सियासी है, अल्फाज की हद तक है, शायद कोई एहतजाज की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आज अहम डेवलपमेंट में जो स्पीकर है सिंध असेंबली के जनाब आगा सिराज दुरानी साहब, उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया और ये रेफरेंस मई में नैब ने अप्रूव किया था, 15 मई को, जब नैब का एक बोर्ड इजलास हुआ था। इस रेफरेंस के जिसके मंदरजात में कहा गया है नैब की तरफ से, जिसमें तकरीबन 20 मुल्जिमान या 20 अक्यूज्ड को उनके साथ नामजद किया गया है और इसको एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया है। जिसमें मैंने कहा कि आगा सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस में 20 मुल्जिमान को नामजद किया गया। मुल्जिमान पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम है। रेफरेंस में उनकी अहलिया, उनका बेटा, 4 बेटियों, 1 भाई और मुलाजिम को भी शामिल किया गया है। और इस रेफरेंस में उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ये असासे जो हैं ये नाजायज़ या फिर गैर कानूनी तौर पर जो अपनी मीन्स हैं उससे बियॉन्ड बनाए हैं। उनके जो गैर कानूनी असाजात हैं उनमें उनके घर और 35 गाड़ियाँ भी शामिल की गई हैं और उनके लॉकर से कहा गया है नैब ने 350 तोला सोना बरामद किया है, जो कि इस रेफरेंस का हिस्सा नैब ने बनाया है। और उनके दीगर अहलकाना से 11 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं। उनकी जो ओवरऑल लेजिटिमेट इनकम जो उन्होंने मेंशन की अपने रिटर्न्स में, वो 11 करोड़ रुपए साल 2007 से 2018 है। और ये जो उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स है उसमें 1.6 का जिसकी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकें कि उनके पास कहां से आए। जो उन्होंने आमदन ज़रई ज़मीनों की बताई है दौरान तफ्तीश, वो 8 करोड़ रुपए बताई है। और असासों में 11 गाड़ियां, बेटे, अहलिया बेटों के नाम पर कराची, एबटाबाद में जायदादों की रकम की अदायगी मुलाजमीन के नाम से की गई। और ये रिमांड जो उनका है वो 17 जून तक उसमें तौसी कर दी गई है। आगा सिराज दुरानी साहब ने इस बारे में क्या स्टेटमेंट दी है स्पीकर सिंध असेंबली ने, और हम इस पर जाएंगे। पहले यही मामला उठाते हैं कि आखिर ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये कितनी फैक्चुअली करेक्ट है, क्या नैब इन मामलों को साबित भी कर सकेगी, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा क्या इस रेफरेंस के दायर होने के बाद। सर, आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया है, क्या कहना है हवाले? वही हम इंतजार कर रहे थे 3 महीने से कि कब वो फाइल करेंगे। वो फाइल हुआ है, अभी देखेंगे उसमें वकील साहबान करेंगे उसमें जेन्युइनिटी कितनी है, उसके अंदर क्या है, उसका जवाब देंगे। सर, अब हुकूमत ने जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल करना शुरू कर दिया है, कल आपने सुना होगा। हुकूमत है किधर, कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? अच्छा, कल पीपल्स पार्टी के जालों पे बात लाठी चार्ज के बाद क्या कहना है? 50 लोगों को वो नहीं संभाल सकते, वो हमारे जाले जो हैं उनको पता नहीं है। जिन्होंने ज़िया की मार्शल लॉ को फेस किया है, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को फेस किया है, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अब मैं आता हूँ, ये मेरे गांव के सारे लोग हैं, ये सब आते हैं और ये बेचारे मिलने आते हैं, तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज थोड़ी करते हैं। उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस की हो, उन्होंने कोई आपको तोड़ फोड़ की हो तो फिर तो और बात है। नॉर्मल लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, होना नहीं चाहिए। इस अहम तरीन मामले पर हमारे साथ आजिज धामरा साहब मौजूद हैं, हैदराबाद से हमें DSNG पे ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। सेनेटर गौस न्याजी साहब नून लीग के अहम रहनुमा इस्लामाबाद में। नुसरत वाहिद साहबा MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमें ज्वाइन करी हैं इस्लामाबाद में। और जनाब ख्वाजा नवेद साहब जो कि माहिर कानून हैं, माहिर आईन कानून है, कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, केसेस आपके खिलाफ जो नैब की आपकी क़यादत फिर आपके लीडर से खिलाफ जो बन रहे हैं,
उधर एक इन्वेस्टिगेशन यानी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई है शर्जील मेमन साहब के खिलाफ। उधर भी नैब ने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा है जी कि 1.4 अरब रुपए उनके एसेट बियॉन्ड मींस हैं, लेजिटिमेट नहीं है, उन्होंने प्रूव नहीं कर सके अपनी इनकम से उन एसेट्स को। तो धामरा साहब ये क्या इन केसेस को डिफेंड किस तरह करेंगे? क्या ये सियासी केसेस हैं? इनकी क्या आपको इनकी फैक्चुअलिटी और इनके मुस्तकबिल पे क्या नजर आता है? क्या आपको लग रहा है कि इन पे सजाएं होंगी, को क्या होगा अदालत फैसला करेगी, लेकिन नैब क्या सही इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहा है आपके खिलाफ? धामरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीजें हैं। एक तो आपने खुद आगा सराज दुरानी साहब का मौक़िफ़ सुना कि वो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि उनको जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी पहले हुई, फिर उनके घर के अंदर हिरासमेंट हुई, फिर उनकी खवातीन के ऊपर जो बदतमीजी हुई और जो रिपोर्ट हुई, सारी चीज़ें, मगर रेफरेंस जो है वो अभी दाखिल हुआ है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ जो नेब के कानून के हवाले से, एक तो है इल्ज़ाम, ज़ाहिर है वो अदालतों में हमें साबित करना है और उन शख्सियात जिनके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं वो वहाँ पे साबित होंगे। मगर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि आगा सराज दुरानी, शर्जील इनाम मेमन, इनके खिलाफ रेफरेंस देखें अभी बने, गिरफ्तारी पहले हुई और ये रेफरेंस जो है वो सही साबित होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है या नहीं होती, ये एक अलग मौजू है। मगर जो हमारी जो एक हमारा जो मौक़िफ़ है जो कंफ्यूजिंग है वो ये है कि बाबर ऐवान के खिलाफ रेफरेंस दाखिल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें करते हैं और महातीर मोहम्मद साहब जैसे एक मेहमान को प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनसे हैंडशेक कराते हुए उनका तारुफ कराते हैं, फखरिया पेश करते हैं कि जनाब ये हमारे वो वजीर हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल है नेब के, मगर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए। और इधर आगा सराज दुरानी है जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूटर ने जो रिपोर्ट नहीं जमा कराई थी उस पर बाज़ औक़ात अदालत बरहम होती रही, अभी उन्होंने जाकर रेफरेंस दाखिल किया मगर वो जेल पहले है। मगर हुकूमती अरकान जो है वो रेफरेंसेस दाखिल हैं मगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, वो बाहर के आए हुए हमारे मौजूद मेहमानों से मुलाकातें करते हैं और उनका तारुफ जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब करवाते हैं। लेकिन तो ये जो डिफरेंस है, ये जो मसला है, मैं किसके सामने सवाल रखूं, इससे ये इंसाफ कहां से लूं मैं? सही नहीं, ये ख्वाजा साहब आपके नजदीक कानूनी तौर पर ये जो कह रहे हैं इस पर पीपल्स पार्टी के हमारे रहनुमा ये कहते हैं कि बाबर अवान साहब पर रेफरेंस है, वो गिरफ्तार नहीं है, आगा सराज दुरानी बहुत पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, आज रेफरेंस फाइल होता है, शर्जील इनाम मेमन बहुत पहले गिरफ्तारी, बाद में रेफरेंस। तो ये क्या नैब के एसओपीज में कोई फर्क है या नैब कोई इस पर जो है गैर जानिबदार नहीं है, क्या मसला है इस पर ख्वाजा साहब? ये कुछ समझ में अभी तक नहीं आया। बात ये होता है कि जब इंक्वायरी होती है तो उस वक्त तो तकरीबन सभी लोग जो हैं वो बेल पर ही होते हैं, यानी बेल से मुराद ये कि उनके अभी वारंट इशू होते नहीं हैं। फिर इंक्वायरी को जब कन्वर्ट करते हैं इनटू इन्वेस्टिगेशन, तो अब यहाँ इन्होंने डिस्क्रिशनरी रखा हुआ है कि कुछ लोगों के जो है वारंट्स इशू हो जाते हैं, वो चेयरमैन साहब करते हैं। अच्छा, नैब में चेयरमैन के अलावा और कोई शख्स वारंट इशू कर सकता नहीं है। तो अब वो जो वारंट्स इशू होते हैं तो वो फिर चेयरमैन साहब करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है ये अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि कुछ लोगों के वारंट्स हो जाते हैं और कुछ लोग जो है उनके वारंट्स नहीं होते, और वो जिस तरह इन्होंने अभी नाम लेकर कुछ लीडरों के बताए हैं कि उन पे रेफरेंस भी चलते रहे हैं और वो घर से आते थे या अपनी BMW में बैठ के आते थे, तारीख भुगतते थे, चले आते थे। लेकिन अब उसके मुकाबले में जैसे आगा सराज दुरानी साहब हैं या शर्जील मेमन साहब हैं तो अब वो कस्टडी में हैं और आज तकरीबन आगा साहब को भी 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और शर्जील इनाम मेमन को तो मेरे ख्याल में 1 साल के करीब होने वाला है, तो अब वो कस्टडी में है। लेकिन एक तो प्रोसीजर है ना डामरा साहब, एक तो ये प्रोसीजर है, ये तो कानूनी तौर पे बता रहे हैं उसको, एक तो ये प्रोसीजर है कि पहले इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद यानी पहले कंप्लेंट वेरीफाई होती है, इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस फाइल होता है, जो नैब का प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर में तकरीबन 90 दिन या एक एसओपी सेट है। तो आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार हमारे पहले हो जाते हैं और रेफरेंस बाद में फाइल होता है, तो आप ये चाहते हैं कि उनको, मेरे कहने का मकसद है, आपका मुतालबा क्या है असल में? जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, देखिए इदारा एक ही है, नेब, उसका चेयरमैन एक ही है। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि जो वारंट है वो नेब चेयरमैन इशू करता है, सही। मगर हुक्मरान जमात के जिन लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब महातीर मोहम्मद से उनकी मुलाकातें कराते हैं, रेफरेंसेस उन पे भी फाइल है, नेब वही है, कानून वही है, चेयरमैन वही है।
जहां पर गिरफ्तारियां पहले होती हैं, रेफरेंसेस बाद में आते हैं, तो नेब यहां पे सही है, वहां पे गलत है, या वहां पे सही है, यहां पे गलत है? मेरा ये मासूमाना सवाल है। सही। अच्छा, ये जो आपका मासूमाना सवाल है ये तो नैब जवाब दे सकती है, लेकिन इस सवाल को पीटीआई की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन नुसरत साहब, मैं इस सवाल के साथ एक और सवाल भी जोड़ रहा हूं, और वो मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट है जो अस्पतालों के कंट्रोल के हवाले से उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि वफाकी हुकूमत ऐसा क्यों कर, उनके नजदीक रीजन है। तो मुराद अली शाह साहब, सीएम सिंध क्या कह रहे हैं और पीटीआई का मौकिफ इस पर सुनवाते हैं। पहले क्या कहा मुराद अली साहब ने, लेट्स हियर दिस। आजकल वो नया चला हुआ है, अस्पताल लेंगे, नोटिफिकेशन निकाल दिया, आओ ना भाई, रिमोटली अस्पताल उधर से ले लिए, एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, आओ ग्राउंड पे ले लो अस्पताल, अगर समझते हो चला सकते हो। मुझे ये पता चला है, पता क्या चला है मुझे कंफर्म है, मैंने मिनट्स देख लिया। अब तो अप्रैल में एक फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है कैबिनेट की, ये ज्यादतियां करना चाह रहे हैं, सिलसिले में आपको बताना चाह रहा हूं। उसकी डिसीजन में लिखा है कि मिसलीड करने वाले कुछ लोग हैं उन्हें, और अनफॉर्चुनेटली नफीस लोग मिसलीड करते हैं उनको। कुछ एक नफीस शख्स ने उन्हें मिसलीड क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये डिसीजन इधर शायद मेरे पास नहीं, मैं दे दूंगा, मुर्तजा साहब को आपको पहुंचा देगा। कहते हैं कि जी उस नफीस शख्स ने फेडरल कैबिनेट से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को करते हैं अप्रोच कि ये अस्पताल हम ले लेंगे, और जो सिंध हुकूमत अस्पतालों पे पैसा खर्च कर रही है वो हम काट लेंगे फेडरल रिसोर्स से, इसलिए जब हमारे पास आ गए तो ये तो हम खर्च करेंगे। आइन की धज्जियां उड़ाने में माहिर कानूनी दान नफीस लोग ये खुद कह रहे हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है दो जूते मारेगी और चलता करेगी। अच्छा, ये नुसरत साहब आप बता सकती हैं, ये जो बात अभी सीएम सिंध ने कही है, ये कौन नफीस लोग हैं जो आपकी फेडरल कैबिनेट को ये कह रहे हैं कि आप ये करेंगे तो आपको फायदा होगा, ये होगा, या इस तरह से करेंगे तो ये होगा, और उस बुनियाद के ऊपर इंतजामी कंट्रोल अस्पतालों का संभाला गया? ये कौन लोग हैं काबीना में जो सीएम सिंध इशारा कर रहे हैं? नुसरत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, नफीस लोग तो खैर ज़ाहिर है, वो तो ऑब्वियस है कि खान साहब ने चूँकि एमकेएम को कहा है कि वो नफीस लोग हैं, तो अब वो एक जुमला इनको मिल गया है, एक लफ्ज़ मिल गया है, बल्कि अगर एमकेएम को इन्होंने रेफ़र करना है तो नफीस लोगों के नाम से करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स कराची में हैं और जो हॉस्पिटल्स सिंध में हैं, मैंने ख़ुद देखा है, मैं आई बिलोंग टू कराची, और मैंने सिंध के बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग सिंध, मैं इतना ज़्यादा मैंने सिंध के सफ़र किए हैं, और वहाँ पे जाके मैंने बाकायदगी से देखा है कि किस किस हॉस्पिटल की क्या क्या वहाँ पे हालात हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, अगर इक्विपमेंट है तो डॉक्टर्स नहीं हैं, और कई जगहों पे तो भैंसों के बाड़े बनाए हुए हैं कि इस कदर बुरे हालात हैं वहाँ पे। अब अगर पीपल्स पार्टी चाहती है और समझती है कि वो कुछ कर सकते हैं अपने सूबे के लिए, तो अब जबकि सबकी नज़र में आ चुका है कि ये लोग वहाँ के अवाम के साथ कर क्या रहे हैं। आप जानते हैं 7 में जब धमाका हुआ है उसके बाद उस हॉस्पिटल को ठीक किया गया कि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, 2 बेड हॉस्पिटल था, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी, नर्सें नहीं थी, इंसानों के चीथड़े उड़ गए और कोई नहीं था जो उनको देखता। वो इतनी दूर सफ़र करके, और किस किस्म की एम्बुलेंसेज होती हैं ईदी की और बाकी आप जानते हैं इस बारे में। उसके बाद इन लोगों ने थोड़े बहुत काम किया है सिंध के अंदर, लेकिन कराची के अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस कदर बुरी हालत है, सफाई की, दवाओं की, डॉक्टर्स की, एफिशिएंसी की, और बेइंतहा अगर वो है कि हम वो कंट्रोल ले लेंगे, वफाक के कंट्रोल में आने से वो कह रहे हैं कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर बुरे अस्पताल जो है वो पंजाब में भी हो, शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी हो, और शायद बलूचिस्तान में उससे ज्यादा हो, तो क्या वफाक उनको कंट्रोल में ले सकता है? इसका मतलब क्योंकि वो खराब है, ये सवाल है आइन और कानून के तहत। नहीं, अगर वो सिंध के लेगा तो फिर बाकियों के भी लेगा, और अगर अदालत उसे इजाज़त देगी कि हाँ भाई कंट्रोल संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हो ये रहा है कि सब कुछ होते हुए पैसा इनके पास बेइंतहा होता है। आप जानते हैं कि बजट का 2% 3% ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी वापस चला जाता है। तो इस किस्म के हालात में अगर ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आवाम को फैसिलिटेट नहीं करना चाहते, तो फिर इनसे ले लिया जाए, यही सबसे बड़ा ऑप्शन है। इसके अलावा और क्या है?
मुझे बताएं आप। नहीं, अभी मेरे पास मैं अनफॉर्चुनेटली शायद मैं असिस्ट कर दूं आप लोगों को। जहां तक मुझे पता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बड़ा लंबा केस चला था, डॉक्टर सिमी जमाली और वो उनके हस्बैंड भी आते थे वहाँ पे इस्लामाबाद में अक्सर। तो ये हुआ था कि भाई फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसका संभाले, चूँकि इनको पहले तो ये था डॉक्टर्स का अपना सीनियरिटी का कोई प्रॉब्लम था कि जब सिंध गवर्नमेंट ने इनका संभाला था इंतज़ाम, तो यहाँ के लोग उनसे सीनियर हो रहे थे, वो लोग सीनियर थे, तो ये काफ़ी मुकदमा बहुत दिन चलता रहा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो ये दिया था कि ये जिन्ना हॉस्पिटल और NICD जो है NICVD, NICH और JPMC को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना विफाक के हवाले कर दिया था। तो आई थिंक अब ये उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। फैसला हुए हुए कुछ 6 महीने से फैसला हो चुका है, आईन और कानून के तहत आप कह रहे हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट तो मैं ये यही पूछ रहा हूँ, क्या ये प्रेसिडेंट बन गया कि और भी अस्पताल हो सकते हैं आगे? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जितने अस्पतालों का किया उतना ही उन्हीं का होता है, अब ऐसे नहीं ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा नियाज़ी साहब, आपसे हम ये तो फैसला है, उसकी एग्जीक्यूशन है, आप उससे फालतू अस्पताल नहीं ले सकते। यानी अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 कहे हैं तो आप 3 ही लेंगे और पीपल्स पार्टी अगर 4 ले लेंगे। पीपल्स पार्टी अगर ये कह रही है कि गलत हुआ सियासी तौर पर, तो वो PTI इसकी जिम्मेदार नहीं है। तो सुप्रीम को नहीं, उन्होंने सबको कंटेस्ट करने की इजाजत दी थी, वो लीगली एक दिन में फैसला नहीं हुआ, बहुत चलता रहा केस, बहुत चलता रहा है। और उसमें अटॉर्नी जनरल भी पेश होते थे, अनवर मंसूर साहब, बिल्कुल मैंने फॉलो किया उनको हियरिंग। तो वो यही है कि अब ये कोर्ट का फैसला है, PTI का फैसला नहीं है। डॉक्टर सिमी जमाली अक्सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जी बिल्कुल। नियाज़ी साहब, आपके नजदीक क्योंकि ये मामलात आखिरकार नैब के, क्योंकि आज जो ख्वाजा साहब का केस है उस पर भी अदालत ने कहा कि रेफरेंस फाइल करें जल्दी। आज आगा सिराज दुरानी साहब का केस तो हो गया फाइल रेफरेंस, अभी धावड़ा साहब कह रहे थे नैब से कंप्लेन कर रहे थे, आपकी भी क्या कंप्लेन्स हैं कुछ इसी तरह की कि गिरफ्तारियां हो जाती हैं या नहीं होती? फिर अलीम खाना केस भी PTI का हमारे सामने है, वो भी तो गिरफ्तार हुए थे नियाज़ी साहब। देखें जी, हम तो पहले शुरू दिन से हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। नैब एहतसाब करे, चाहे जो भी इदारा है एहतसाब का, वो एहतसाब करे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो वो, ताकि इंसाफ होता नज़र आए। पाकिस्तानी कौम देख रही है कि कैसे एहतसाब हो रहा है, अपोजिशन का कैसे एहतसाब हो रहा है पार्टियों का, और हुकूमती पार्टी का कैसे एहतसाब हो रहा है, और लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और आप जब देखते हैं कि जब हमारी लीडरशिप का कोई हमजा शहबाज पेश होते हैं, मरीम पेश होती है, या नवाज शरीफ साहब पेश होते रहे हैं पहले, इससे पहले तो हज़ारों लोग उनको वेलकम करने आते थे। वजह क्या थी कि लोग समझते थे कि ये एक पॉलिटिकल डायलेमा है, ये कोई एहतसाब नहीं है, ये दायरा सारा जो है ना वो पोलिटिसाइज हो गए हैं। अब मैं मिसाल दूंगा, जैसे अभी आप खुद बता रहे थे, आपने क्लिप भी दिखाया कि आगा सिराज दुरानी गो के उनका तलक पीपल्स पार्टी से है, उनके फैमिली की कुछ ख़वातीन पे, मेम्बरान पे, दूसरों पे ये आप इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने पैसे लिए या उनके कुछ करप्शन की। अब वही केस अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहन अलीमा खान पे अप्लाई करें, आप देखें ना, उसमें उनके तो और अजीज़ वकारा पे जो है केस दायर कर दिया गया, और अलीमा बाजी की जो 450 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है न्यू जर्सी में है, और उनको इसका इकरार किया है, उसकी उन्होंने कोई अब तक ना मनी ट्रेल दी है, सिर्फ FBI ने टैक्स जमा कराया, पता ही आधा कराया, एक किस्त कराई है, बाकी नहीं कराया है। तो वहाँ ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना कोई रेफरेंस दायर हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब जो है उसका हेलीकॉप्टर केस है, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। और जो परवेज़ खटक साहब हैं, वो जो नैब के चेयरमैन खुद अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जी मुझे डर है कि जी हुकूमती प्रेशर है, और डर है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, मैं गिरफ्तारी से डर से नहीं कर रहा। तो ये कैसा एहतसाब है? एहतसाब के हम खिलाफ नहीं, एहतसाब हो, अकरास बोर्ड हो। अब जहांगीर तरीन पे जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है, और उनके माली, उनके कुक के जरिए जो पैसा बाहर गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? वो तो पार्लियामेंट के, वो तो अपना कैबिनेट के इजलास में बैठते हैं और 2200 अरब के जो है वो प्रोजेक्ट मंजूर कराते हैं। ये आपके एतराज़ात चाहते हैं कि एहतसाब हो, लगे अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, ये अक्रॉस द बोर्ड। इस ब्रेक के बाद हम आते हैं और हम मज़ीद सवालात एहतसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, जो माशी ग्राउंड पर जो गवर्नमेंट ने अपने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 9 माह में, वो तो हम सब जानते हैं और उसके कुछ इंडिकेटर सामने भी रखेंगे आपके। लेकिन बड़ा बुनियादी और बड़ा अहम सवाल जो हम सबके जहनों में है कि 11 जून के बाद क्या होगा। 11 जून को क्या है? वफाकी बजट। उसके बाद क्या होगा, ये सवाल उठाएंगे और मुख्तलिफ रहनुमा जो बातें कर रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम एहतसाब के अमल के बारे में, और बिलखुसूस आगा सिराज दुरानी साहब का जो आज रेफरेंस दायर हुआ उसी से हमने आज प्रोग्राम का आगाज़ किया कि 1 अरब 61 करोड़ रुपए का जो आखिर इल्ज़ाम है एसेट बियॉन्ड मीन्स का, वो कितना आगे जाकर क्या हो सकता है, नैब की कारकर्दगी और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर सियासी जमातों को, उन पर बात हो रही है। इस राजा परवेश साहब की भी एक स्टेटमेंट आपको सुना देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट सुनाते हैं। राजा साहब ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस, कि वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पे किस तरह क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेट्स अरेस्ट करना, हाइप क्रिएट करना, ये सारे मैं समझता हूँ कि एक ऐसे हथकंडे हैं जिससे हमें तो कई दफ़ा पाला पड़ा है, और हम समझते हैं हथकंडों को, और इनसे तो कोई सियासतदान मरूब नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे रियासत का नुकसान होता है और जो हुकूमत वक्त होती है उसका नुकसान होता है। मैंने कल भी शायद ये बात की थी कि आज जो हुकूमत में है वो उनको आने वाले कल का देखना चाहिए। केसेस यहाँ किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं, बैठे बैठाए बन जाते हैं, कैसे ख़त्म हो जाते हैं, ये एक मुहिम्मा है, इसको हल होना चाहिए। क्योंकि केसेस की बात हो भी रही थी ब्रेक से पहले भी और अभी भी इन केसेस के हवाले से, तो उस पर मैं ये बात तरफ है कि ख्वाजा साहब आपने एक कानूनी हवाला दिया था, आपने कहा कि वो क्योंकि मामला अदालत का था, ये मामला वहाँ से। धामरा साहब उस वक्त आप उस बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट को हम क्लियर कर दें, फिर आगे बढ़ें उधर से, कि ये अस्पतालों वाला जो मामला है ये अदालत ने फैसला किया है, इसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं है, और अदालत के फैसले को आपको भी तस्लीम करना चाहिए, सबको तस्लीम करना चाहिए। धामरा साहब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं देखिए ये बिल्कुल मामला देखें ये मामला बिल्कुल अदालत में है। और पहले तो अभी मेरी बहन ने भी ये राय दी, उसकी आवाज बड़ी कम आ रही थी, मगर उन्होंने कहा कि सिंध में हालात बहुत बुरी है, वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। देखिए ये आपका ये प्रोग्राम पूरी कौम देख रही है। खुदारा इस रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कोई सही बात करें, कभी तो कोई सही बात करें। देखें आप जो हॉस्पिटल अब वफाक के पास गई है, हम उस पर तबसरा करते हैं। ये बेशक अदालत में केस चल रहा था और अदालत का फैसला था, और साकिब निसार साहब का ये फैसला था, और उसके बहुत सारे फैसलों से अब के चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे मोबाइल टैक्स वाली बात थी, उससे भी डिसएग्री किया। तो हम रिव्यू में जाए, सिंध हुकूमत रिव्यू पिटीशन में गई हुई है, उससे पहले मेरे ख्याल में रिव्यू पिटीशन का इंतजार किया जाता। और आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है फेडरल गवर्नमेंट ने, वहां पर तो ये बात भी रिपोर्ट हुई है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप पहले ही मुआशी हालात में इतने तंग हैं कि आप ये 3 हॉस्पिटल ले नहीं पा रहे हैं। आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी परेशान है कि हॉस्पिटल लेके सिवाय हॉस्पिटल्स को बर्बाद करने के और कुछ नहीं होगा। तो आप रिव्यू पिटीशन का इंतजार कर दें, उस फैसले का इंतजार कर देंगे जब तक वो नहीं आता फैसला, रिव्यू पिटीशन एज इट इज चीजें चलनी चाहिए। नहीं है ना, मैं ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, ख्वाजा साहब क्या रिव्यू पिटीशन कोई स्टे ऑर्डर है? मैं कह रहा हूँ लीगली जरूरी है। आप पीटीआई की बात कर रहे थे ना? जी, आप पीटीआई की बात कर रहे थे ना, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं कि वो हॉस्पिटल जो आपके ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हम नहीं चला पाएंगे। देखें एनआईसीवीडी, आप अपने कैमरामैन भेजें, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में एनआईसीवीडी है वहां देखें कि अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं खुद लाड़काना के एनआईसीवीडी गया हूं, मैंने प्रोग्राम किया वहां से, इलाज हो रहा है। मैं खुद लाड़काना गया हूं, एनआईसीवीडी वहां पे मैंने प्रोग्राम किया वहां से, लाड़काना वाले एनआईसीवीडी से। लेकिन ख्वाजा साहब ये रिव्यू पिटीशन जो है, ये रिव्यू पिटीशन हैदराबाद में आए, मेरे कहने का मकसद है जब आप कराची के एनआईसीवीडी वफाक में जाएगी, जब कराची के एनआईसीवीडी वफाक में जाएगी तो सारे डॉक्टर जो हैं वहां से आते हैं इलाज करने, वो कहां पे आएंगे? ये 13 यूनिट आपके जाया हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये बच्चों के हॉस्पिटल को आप खुद विजिट करेंगे। कानूनी नुक्ता नजर से ख्वाजा साहब ये कानूनी तौर पर नहीं है, कानूनी तौर पर क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो तो हम सबके सामने। कौन सी एक हॉस्पिटल बनाई है वो जरा बताएं। ठीक है, कानूनी तौर पे ख्वाजा साहब क्या ये वाकई में रिव्यू पिटीशन वाला मामला, इसका इंतजार कर लेना चाहिए था वफाक को, या ये नोटिफिकेशन दुरुस्त था? जल्दबाजी है कि रिव्यू तो अगर किसी ने फाइल किया है तो उस पर अगर नोटिस हो गया है या एडमिट हो गया है, मुझे उसकी लीगल पोजीशन इस वक्त नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये है कि कोई उन्होंने स्टे नहीं किया, ना कोई अपना जो पुराना जजमेंट है उसको सस्पेंड किया है। रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, उसमें कोई कामा फुल स्टॉप या कोई फैक्चुअल कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। रिव्यू में केसेस ना दोबारा आर्ग्यू होते हैं, ना दोबारा उसमें कोई वो जजमेंट होती है। हाँ, जो हुई भी जजमेंट है उसके अंदर कोई लैकोना, कोई मिस्टेक, कोई वो चीज़ हो, कोई एरर हो तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। उस हद तक
न्यू आर्गूमेंट लेकिन उसका नहीं होता ना, नहीं कोई प्लीडिंग्स होती है, उसका इंतजार लीगली बाउंडिंग नहीं है कि वो करें, लेकिन एथिकली आप कहते हैं कर सकते थे, यानी मैटर सी ए कोर्ट सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। सही। तो अगर जहां इतना इंतजार किया है और 10-12 दिन इंतजार कर लेते, क्योंकि रिव्यू को लंबे नहीं चलते, एक इंतजार जो हम कर रहे हैं वो एक इंतजार जो हम कर रहे हैं वो वफाकी बजट का है, और मैं आप लोगों के सामने गुज़श्ता 9 माह के कुछ फिगर्स बात कहना चाहूंगी। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ इस बात को भी लेकर और ये सवाल भी लेकर कि पिछले 9 माह की कारकर्दगी रही है, ये तो हम सबके सामने हमने देखा है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी डॉलर 124 के करीब था, 127 तक था, फिर ये गया 151 तक जा पहुंचा। इसी तरह से शरह सूद जो 7.25% थी, ये बढ़कर 12.25% हुई हालिया स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में। बैरूनी सरमायाकारी में तकरीबन 52% कमी आई है। बजट खसारा 17 साल की बुलंदतरीन सतह पर आया गुज़श्ता 9 माह में। टैक्स कलेक्शन हदफ से 450 अरब रुपए कम होने का खदशा है, यानी पूरा जब माली साल कंप्लीट होगा। महंगाई की शरह 8.5%, तरक्की की शरह 2.5%, यानी 5.8% से 2.5% हुई। और गुज़श्ता साल जुलाई से मार्च 1480 अरब का बजट खसारा था और अब 1922 अरब रुपए का खसारा है। हुकूमती अखराजात में 17% इजाफा है, जिससे ये बढ़कर 4798 अरब हो चुके हैं। 9 माह के दौरान हुकूमती अखराजात में 700 अरब का इजाफा हुआ। ये तो 9 माह में जो हुआ उस पर बड़ी बहस हुई है। 11 जून के बाद लोग कह रहे हैं कि शायद महंगाई में जो एक्सपेक्टेशंस आ रही है कि 20 नहीं तो 25% इजाफा महंगाई में हो सकता है। नुसरत साहब, क्या आवाम तैयार रहे? क्या बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे सामने एक और भी खबर रखी हुई है कि आज ओगरा ने रिकमेंड कर दिया 8 रुपए पेट्रोल में इजाफा, तो शुरू हो गया उसके इफेक्ट्स। और ओगरा यानी 8 रुपए जब बढ़ाएगा तो ईद से पहले तोहफा होगा गवर्नमेंट का, अगर ये 8 रुपए बढ़ा दिया आप लोगों ने तो। नुसरत साहब जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि वही पुरानी बात बार बार होती है कि इकॉनमी हमें जिस हालत पे मिली, हमें सिर्फ कर्ज, रोज़ाना का कर्ज देने के लिए कल भी देना था, आज भी दिया, कल फिर देंगे और परसों भी देंगे। 7 अरब रुपए रोज़ाना हमें सिर्फ सूद देना है, कर्ज नहीं, सिर्फ सूद देना है उन तमाम चीज़ों के जिसके ऊपर इन्होंने मोटरवे को 4 दफ़ा, PIA को, रेडियो पाकिस्तान को, दुनिया पाकिस्तान की जो मर्जी आप वो ले लें, हर इदारे को इन्होंने गिरवी 4-4 दफ़ा रख के पैसे लेके और वो हड़प कर चुके हैं। कहाँ गए वो पैसा? तो नोबडी नोज़। तो हमें उसका सूद देना है, कर्ज अदा करना है। कहाँ से करना है? आपको पता है कि कितना पैसा हमारे पास था, कितना आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे रखा गया था, रुपए की कीमत को एक बराबर रखा गया था। ये सब चीज़ें आर्टिफिशियली थी, जिसको अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऊपर लेके जा रहे हैं और उसमें महंगाई होगी। डेफिनेटली आवाम को मुश्किलात का सामना है। और खान साहब ने, हमारे PM साहब ने बार बार कहा है, खान साहब ने अभी कल ही कहा है कि 2 महीने और करना पड़ेगा। लेकिन मैं एज ए ऑब्जर्वर मैं कहती हूँ कि कम से कम 2 साल हमें ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी आवाम को, ये सारी महंगाई। और उसके बाद आप देखिएगा जैसे इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हो गई है, अभी भी होना शुरू हो गई है, जैसे जैसे स्टेबल होती जाएगी इंशाल्लाह महंगाई भी नीचे आती है। बिल्कुल हमारे होते हुए आप फिक्र न कीजिए, 5 साल में आराम से। साहब को आवाज नहीं आ रही है। बच्चों को कहानी सुनाने की हद तक तो आपकी बात ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाने तक तो जी आपकी जी बात ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो लूट के ले गए ना सारा का सारा, कुछ रहम करें कौन? जहां आप लोगों ने इस्तेमाल किए वो पैसे रहम करें पता है। हाँ, नहीं ये बड़ी ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं अपने मुल्क के ऊपर। सर मैं एक बात बताऊं आपको, नुसरत साहब ने बड़ी ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन दी है, क्योंकि PM साहब ने 2 महीने कहा था, आपने 2 साल कह दिया। ये कम से कम सच्चाई है जो कह रही है नुसरत साहब। आई अप्रिशिएट दिस, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो 2 माह कह रहे थे, आपने 2 साल कहे, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने हकीकत बताई है आवाम को कि 2 साल तक आप, और 2 साल बाद तो हमें आदत हो जाएगी। आज 2 साल में जब पेट्रोल 150 का हो जाएगा तो हम 1.5 साल अगले 2 साल की बात करेंगे। हो सकता है ये 2 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे या अगले 2 साल की बात करेंगे फिर? तो चले 2 माह की तो नहीं, कम से कम 2 साल की आपने बात की, सच्चाई बताइए आवाम को। बोलती है मुझे। हाँ ठीक है, वो सच बात करें ना, सच बात करें। अच्छा नुसरत साहब जी आप कंप्लीट कर लें प्लीज। सच बात ही कर रही हूँ मैं। आपने सच बात की 2 साल, मैं ये कह रहा हूँ जी। मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि इंशाल्लाह आप देखिएगा जिस तरह इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, जैसे ही इकोनॉमी स्टेबल होती है हमारी, उसी तरह इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, चीजें नीचे आएंगी, डॉलर नीचे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज तो मैंने पूछी थी ना, मैं आम आदमी के हैसियत से पूछ रहा हूँ, रोजाना एक आम आदमी के हैसियत से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ साहबा, 25% अगर महंगाई बढ़ती है बजट के बाद या 2 साल में बढ़ती है, तो किसी की इनकम 25% नहीं बढ़ रही, यहाँ इनकम है लोगों की कम हो रही है उल्टा,
तो वो किस तरह से गुजारा करें, ये भी कोई हल आपने को सोचा ही नहीं, किस तरह बर्दाश्त करें, क्या सोच के 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां देखें, क्या करें, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करें? बढ़ेगी, खुश रखने के लिए नहीं, हमें जिंदा रहने के लिए इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने मैक्सिमम लोअर उस पर चले जाएं, हम सब कि हम कम से कम खर्च करें, कम से कम स्पेंड करें, और जो गरीब लोग हैं उनको जिस तरह हमारे जैसे लोग जो MNAs, MPAs या और बिजनेसमैन हैं, इनसे हम सब अपने जो हमसे नीचे हैं उनका ख्याल रखें और किसी को बुरे हालात में ना रहने दें। अगर आप खुद देख रहे हैं कि कोई बुरे हालात में है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद करें। हुकूमत देखें हर घर में नहीं जा सकती, हुकूमत हर एक की मदद नहीं कर सकती, हमें इंडिविजुअली भी ये काम करना है। हम सिर्फ अपनी जेबों में भर के बाहर जाके सरे महल और फ्लैट्स और पता नहीं क्या क्या बना के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमें अल्लाह के पास भी जाना है, उसका भी हिसाब देना है। तो जो हमें मिलता है उसमें बहुत ही कम तबका है जो माशाल्लाह सरे महल कुछ बना सकता है। पैसे से नहीं बनाया, वो क्रिकेट के पैसों से बनाया है। ये बहुत ही कम तबका है जो तो सरे महल बना सकता है। जो आम आदमी है वो तो ऑलरेडी आप क्या करिए कम करे खर्चे, 2 रोटी खाता है, क्या रोटी एक कर दे खाना, या चावल मिनिस्टर ने कहा है कि एक रोटी खाए, ये मतलब किस तरह से एक वो तो एक 1% एलीट है ना जो आप कह रही है जिनके पास सरे महल है जो चले खर्च कर दे, या जिनके पास कोई महल है, कोई भी महल है, बाकी 99% लोग किधर जाएं, वो क्या खर्च, वो क्या कम करें। अगर जो बाइक पे 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है उसकी आमदनी अगर 10,000 रुपए है तो वो पेट्रोल 150 का हो जाएगा, तो वो फिर किधर जाए, गाड़ी बाइक को आग लगा दे या बाइक बेच दे, पैदल चलना शुरू कर दे, घोड़ा खरीद ले, क्या करें? W11 पे चले। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है इसी काम के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है जो सस्ती भी होती है और आवाम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बनी गाला सिर्फ एक नजर आता है उनको, साहब का सिर्फ एक बनी गाला चाहता है। आप तो क्रेडिबल लोग हैं, यहाँ पे बसें भी चलवा दे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। नाज़िर साहब मुझे आपसे भी पूछना है इस बारे में, सवाल है कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी क्या है आगे, ऑपोजिशन के भी सवाल उठाते हैं, उस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं, कानूनी भी, आईनी भी और यकीनी तौर पर माशी भी और कारकर्दगी के हवाले से भी। ये हुकूमत शायद पहली है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि 1.5 साल 2 साल बाद कोई कहता है हुकूमत खत्म हो जाएगी, लाइफ पूरी नहीं करेगी, मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे। अभी 8-9 माह 9 या 10 माह का अरसा हुआ है। अभी ज़रदारी साहब ने क्या कहा है ये भी सुनाते हैं आपको कि लाइफ नहीं है, खत्म हो जाएगी, जो साथ नहीं चल सकता है एहतसाब और ये जो कहा है उन्होंने, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली। एहतसाब चलेगा या फिर मैशत चलेगी? नहीं तो अब जो आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत का स्टाइल है वो तो नहीं चाहते कि मैशत चले? इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं है। सर चेयरमैन ये बताइएगा, एक बड़ा मोमेंटम बनाया है तहरीक का, चूँकि इस वक्त लोग बड़े मुश्किलात में हैं, अजाब में हैं, लोग महंगाई है, लाकानूनियत है, बुरे हालात हैं। तो क्या अपोजिशन जो है वो कोई बड़ा ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक चलाने जा रही है? इंशाअल्लाह। एहतसाब के अमल के हवाले से मरियम औरंगजेब साहबा ने भी आज नवाज शरीफ साहब पे जो रीसेंट केसेस बने हैं इस पर भी गुफ्तगू करी, और उनकी जानिब से क्या कहा गया, नैब अकाउंटेबिलिटी, PTI क्या वो स्टेटमेंट उन्होंने इसके खिलाफ दिए, लेट्स हियर दिस आल्सो। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी, यहाँ तक कि 600 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, ये वोट चोर वजीर आजम नालायक और नाअहल और झूठा वजीर आजम कहता था 600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 400 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 4.9 बिलियन डॉलर्स का इल्ज़ाम लगा, और फिर नैब के चेयरमैन ने कहा गलतफहमी हुई थी। और आज बात कहाँ पर आई कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल या गैर ज़रूरी इस्तेमाल, वजीर आजम मुल्क का तीसरी दफ़ा मुंतखब, आप बताएं कि उन गाड़ियों को मंगाने में कोई कमीशन, कोई किकबैक, कोई घपला, किसी किस्म की कोई भी करप्शन साबित हुई नहीं। लेकिन क्या कि बुलेट प्रूफ गाड़ी तीसरी दफ़ा मुंतखब वजीर आजम जिसने इस मुल्क की दहशतगर्दी की जंग लड़ी, वो क्यों इस्तेमाल कर रहा था, ये इल्ज़ाम है अब। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैगाम है कि शिकस्ता हूँ मगर नाकाबिले शिकस्त हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जज्बा
और ये है पाकिस्तान की आवाम के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम। तो अब सवाल ये कि अपोजिशन क्या करेगी, लेकिन सवाल सब में ज़्यादा अहम यह कि अवाम क्या करेगी। गौस आज़ी साहब, अवाम क्या करेगी बजट के बाद? अभी बड़ा ऑनेस्टली उन्होंने बताया कि 2 साल, और मेरे ख्याल से सही है, 2 साल 3 साल लगेगा मईशत को संभलने में। सही बोला, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बोला था कि आपके जो वज़ीर आज़म साबिक रहे, तो 2 साल में महंगाई बढ़ती रहेगी, अवाम क्या करे? अभी इन्होंने तो राय दी कि खर्चे कम कर दे, जिसके ऑलरेडी अखराजात इतने कम हैं और महदूद आमदनी है, वो क्या करे? न्याज़ी साहब देखिए जी, मईशत का जो बुरा हाल है, हम हालात तो पाकिस्तान के जो मुआशी तौर पे तो ख़राब इन्होंने किए हैं। एक गवर्नेंस सही नहीं है कि हालात, मैं मिसाल लेता हूँ कि IMF का जो प्रोग्राम था, अगर ये सितंबर में अवेल कर लेते हैं तो अच्छी शराइत पे लेते थे और इतने इनको IMF का इन पे प्रेशर भी ना होता कि आप इतने टैक्स बढ़ाएं, आपने 600 की कलेक्शन करनी है। एक चीज़ पे कुव्वत फैसला नहीं है, वो सोचते रहते हैं ये करेंगे, अवाम ये करेंगे, वो करेंगे। एक जो स्टेप लेना है वो टाइम पे जो एक स्टेप लेना होता है वो स्टेप नहीं लेते, और फिर इनसे काम नहीं होता। फिर हमारे ऊपर ये कहते हैं कि जी हम तो अभी इनका सूद, हम इतने 6 अरब का रोज़ाना सूद अदा कर रहे हैं और ये कर रहे वो करें। भाई सूद तो जब हम भी थे हम भी अदा कर रहे थे। जो भी गवर्नमेंट आती है उसका काम होता है जो पिछले जो मायदे होते हैं उनको ऑनर करना होता है। अवाम का तो तेल निकालेंगे और क्या करेंगे, और अवाम के बेचारों को तेल निकल रहा है और चीज़ें फर्स्ट पे। और एक पता है, मुल्क में ये अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करें। कोई सरमायादार यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ कारोबार करने को तैयार नहीं है। जो पैसा बाहर से लोग आए तो वो बाहर निकाल के ले गए, जो मकामी लोग थे उन्होंने बैंकों से निकाल घर में रख लिया है। क्राइसिस तो इससे पैदा हुआ है, इनकी बैड गवर्नेंस से। नहीं, तो वो ये कह रही थी, ये अभी कह तो रही थी कि आप जो पैसे बाहर लंदन में फ्लैट्स लिए हैं लोगों ने, आपने नहीं किसी ने भी लिए हैं, वो लेकर आए पैसा वापस पाकिस्तान में आवाम पे खर्च करें। वो अभी आप PTI के एमएनए को आप सुन रहे हैं, वो कह रही हैं कि वो कह रहे थे कि जो पैसे बाहर लोगों ने जमा किए हैं वो लेकर आए पाकिस्तान उस पैसे को। देखो, कोई हमारे खिलाफ 2016 से केस चल रहे हैं, किसी भी ये साबित हो जाए कि हमने कोई इतना पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग हम पे साबित हुई, करप्शन साबित हुई है हो। और अब अलीमा बाजी की तो 450 मिलियन की न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी है, अब वो उनसे तो कोई नहीं पूछता कि आप कैसे मनी ट्रेल अब उसकी बताएं, आप कैसे ले गए, वहाँ हमने टेस्ट क्यों दिया। बल्कि हम ये इमरान खान साहब उसके बेनामीदार हैं, तो उस बेनामीदार हमारे पीछे सारे दौड़ रहे हैं या उस बाकी पीपल्स पार्टी पे दौड़ रहे हैं। तो बात तो वही आ जाती है ना कि जी सब चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड हों, तमाम मुल्क में एहतसाब हो, यकसा हो, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है और ढंडोरा पीटा जा रहा है कि अपोजिशन करप्ट है, और कह रहे हैं कि जी हम अभी करप्शन की वजह से हमारा जो है ये मुआशी बहरान है। मुआशी बहरान अपोजिशन की करप्शन की वजह से नहीं है, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से है। ये फैसला इनकी, देखो आप इदारों को प्रेशराइज करेंगे, नैब को आपने प्रेशर किया, उसने आके बयान दे दिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेशर कर रहे हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलता। आप इदारों को प्रेशराइज करेंगे तो उनको काम करने दें, फ्री वो काम करें और उनको फिर आप जज करें। अगर आप उनको प्रेशराइज करेंगे तो यही हाल होगा जो स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल है, या दूसरी पाकिस्तान के जो मुआवजे के खैर वो कम हो गए, महंगाई कहाँ तक चली गई। थोड़ा आगे भाई साहब आप भी बताएं क्या करें, मतलब अवाम तब क्या करा जाए? 25% बढ़ रहा है, कह रहे महंगाई बढ़ जाएगी बजट के बाद। बस सर, ये तो पता नहीं बेचारे अवाम कहाँ से पैसे लाएंगे, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, असल चीज़ तो ये होती है कि इनकम और अखराजात में बैलेंस होना चाहिए। और फिर ये है कि जब महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ती जा रही है और इनकम बढ़ने के कोई ज़रिए नहीं, तो ये वो साहिर लुधियानवी का शेर था। वो कहता है, हल बैल बिके खलियान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों सब जीने के सामान बिके, कुछ भी ना रहा जब बिकने को जिस्मों की तिजारत होने लगी, खिलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में जिसारत होने लगी। ये उसकी तवील नज़म है परछाइयाँ। तो बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, हमारा तो खैर इस्लामी मुल्क है, लेकिन बुरी बात है कि जब लोग मजबूर हो जाएंगे तो करेंगे क्या। आप देखें, गुर्दे बेचने पर आ गए हैं लोग। आप देखें ना, एक दफ़ा प्रोग्राम था, मैं टीवी पे था, एक चैनल पे, तो यही बात हुई थी कि भाई आ नहीं गए, औरत तो आ नहीं गए, पहले भी बेच रहे थे गुर्दे लोग। हाँ, पिछले कम से कम 20 साल से तो मैं सुन रही हूँ। तो इलीगल ऑर्गन ट्रेड 20 साल से चल रहा है। जी, वो मना कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि भाई बात ये कि औरत तो इज्जत बेच लेती है, मर्द क्या बेचे, वो बेचारा गुर्दा ही बेचता है।
और नहीं तो सर ये आज पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं बिक रहा है, ये तो पहले से बिक रहा है ना, बिक रहे हैं ना सर, अब ज्यादा गुर्दे बिक रहे हैं, आपने कोई रिपोर्ट निकाली है? जी बिल्कुल, अब तो और क्या करें बेचारे, मतलब नहीं तो बेचेंगे और जो नहीं बेच रहे वो भी बेचेंगे, मतलब फंड्स जनरेट कहाँ से करेंगे? क्या फंड्स जनरेट करने हैं अपनी इज्जत बेच रही होती है? आई थिंक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर वर्ड्स। जी नुसरत साहब क्या कह रही है? क्या फरमा रही है? पाकिस्तान में हर औरत अपनी इज्जत नहीं बेच रही होती। अल्लाह ना करे, मैं तो सारी औरतें जाके अपनी इज्जत नहीं बेच रही होती, वो जाके कूद जाती हैं, मैंने कहा हमारा इस्लामी वो नहर में कूद जाती हैं अपने बच्चों समेत। ये बहुत पहले से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा। इस किस्म के इल्जाम आप औरतों के ऊपर नहीं लगा सकते। आपने मुझे सुना नहीं, मैंने कहा ये साहिर लुधियानवी का शेर है, हम तो हमारा तो इस्लामी मुल्क है, हम अल्लाह माफ करे, हम एक शेर को कोट करके कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है। अगर भाई साहब ये बात की बात नहीं भाई साहब, लेकिन अगर ये बात जो है वो आपने जनरल कॉन्टेक्स्ट में सबके लिए कर दी है तो गलत है। वो नहीं, मैं तो साहिर लुधियानवी की बात की है, अल्लाह माफ करे। और मैंने साथ ये कहा कि हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। मैंने तो साहिर लुधियानवी का तवील नज़म है, परछाइयां आज नहीं लिखी उसने, 30 साल आज रामरा साहब भी कह रहे हैं कि आप अल्फाज जो है वो आप माजरत करते हैं जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तो कहा कि साहिर लुधियानवी का ये नज़म है, तवील परछाइयां इसका नाम है, और आज नहीं लिखी उन्होंने, 30 साल पहले लिखी है, उनको तो मरे हुए भी 10 साल हो गए। और मैंने बात माफ करके खत्म कर दिया, साथ ये भी कहा कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ ये नहीं होता। मैंने ये भी बनी है तब से चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम औरत के ऊपर बजाते खुद ये इल्जाम लगा दें। उस प्रोस्टिट्यूशन में उसको मजबूर कौन करता है सिवाय मर्द? नहीं वही, वो तो सना खान तकदीस मशरिक कहाँ है? किताब जब सना खान देखिए ये बिल्कुल अगर दिलआज़ारी हुई है तो और इस बात पर तलखा मैं भी मालूम हूँ, अगर मेरे से और ये गलत बात हुई है, अगर आपकी दिलआज़ारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो 30 साल पुराना शेर सुना है। वो तो वो बात हुई, लेकिन ये असल जो नुक्ता है, असल जो नुक्ता है, असल नहीं है, असल जो नुक्ता है को मरे हुए भी 10 साल। मैं जो असल पॉइंट पे आना चाह रहा था वो ये असल बात हुई है कि हम अवाम का गुजारा कैसे असल क्या, सोशल मीडिया पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, जैसे अभी ये ना बुलेट प्रूफ बुलेट्स का उसका आ गया है, पहले भी अपने आप को आग लगा रही थी, पहले भी वो इस तमाम अजाबों से गुजर रही थी। अगर इतने हमदर्द इतने मोहब्बत वाले होते तो आज अवाम का ख्याल रखा होता, उनको तालीम दी होती। आप सिंध में जाके देखें, सिंध के अंदर आपको पता चलेगा गुर्बत कहते किसे हैं। आपको पता चलेगा जब आप सड़क के किनारे जा रहे होते हैं, 10-10 मिनट के वक्फे से एक औरत अपना बच्चा लेके खड़ी होती है और मिट्टी और धूल जितनी उसके ऊपर पड़ रही होती है उतनी उसमें वो जिंदा कैसे रहते हैं, कितनी मिट्टी खा के उनके गुर्दे किस तरह के खराब होते होंगे और किस तरह वो जिंदगी गुजारते होंगे, सिर्फ 5 रुपए और 1 रुपए के चक्कर में वो सुबह से लेकर रात तक वहां पे खड़े रहते हैं। हर 5 मिनट के वक्फे के बाद एक औरत एक बच्चा लेके खड़ी होती है। कभी क्यों नजर नहीं आया बिलावल को, कभी क्यों नजर नहीं आया पीपल्स पार्टी के लोगों को? कितनी मुश्किल उठा रहे हैं वहां के लोग, कितनी गुर्बत से। मैं आपसे एक सवाल, अगर ये बहुत सही बात है, ये बहुत ठीक कह रही है, ये बहुत ठीक कह रही है आप कि ऐसा है कि तालीम नहीं दी और उसकी वजह से शायद बलूचिस्तान में भी हाल हो, या सिंध में भी हो और भी शायद सूबों में, लेकिन मसला यहाँ पर ये है जो मैं अब देख रहा हूँ कि तालीम याफ्ता लोग घूम रहे हैं में, तो माशाल्लाह चले आप अगर आप जो कह रही है ना कि तालीम नहीं मिली तो वो तो उनका कोई हाल नहीं है। लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, आप अपने चीफ मिनिस्टर एक बीआईटी का मंसूबा था, एक दूसरे की डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी, वो किधर जाए? एक प्रोजेक्ट था कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान के खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। आपने कौम में मातम बर्पा कर दिया और आपको कोई फिक्र खुदा का खौफ करो, आपने मातम में तब्दील कर दिया है कौम को। किस चीज में मातम हो गया? ये आप बात क्या कह रही है? कोई मातम नहीं है, हो क्या रही है? आप बात क्या कह रही है? लीडर उसको मिला है, आपको अभी भी एहसास नहीं है कि कौम क्या भुगत रही है? आपने बता रही हो, सुनामी में डुबो दिया आपने, बिल्कुल भुगत रही है, एहसास है। आप ऐसे करें, पुराने पाकिस्तान की पुरानी महंगाई वापस कर दो। ये लीडर सच्चा लीडर है, आप पुराने पाकिस्तान की पुरानी महंगाई वापस कर दो। सारे चोर डाकू घुसेंगे आपकी काबीना में। आप लोगों ने खामोश हो गया, सवाल अगर मतलब नहीं कि आप सब शरीफ है, लेकिन बात पिछली कुंडे ने किया, लेकिन आज तालीम याफ्ता लोग घूम रहे हैं। मसला तालीम का अगर होता और तालीम याफ्ता लोगों का होता तो तालीम वाले लोग भी बगैर जॉब के घूम रहे हैं। मसला ये है जिसने तालीम नहीं मिली वो तो चले ठीक है, वो तो जिसको तालीम नहीं मिली, जिसको तालीम है वो भी फारिग घूम रहे हैं, उसके पास भी नौकरी नहीं है। पोस्ट स्कूल कहाँ निकले हैं? पोस्ट स्कूल बच्चे केपीके के अंदर
बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप मुझे बताएं कराची में वीआईटी कितने, में आपके आप मुझे बताएं कराची में वीआईटी में आपके स्टेशन के अंदर कितने मार रहे हैं आपके खटक। असल में मसला ये है कि हम पाकिस्तानी जो है ना करप्शन के आदी हैं, हम पाकिस्तानी करप्शन के आदी हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। खान साहब को 5 साल में एकदम दिन को रात और रात को दिन नहीं कर सकते। बोलेंगे तो शायद आवाज भी हमें नहीं आएगी, दोनों के साथ आवाज नहीं आएगी, दोनों की आवाज एक साथ नहीं आएगी। लेकिन मैं शायद असल मकसद वही था कि आवाम क्या करे, तो वो तो मामला वही का वही रह गया, क्योंकि आवाम चाहे पढ़ी लिखी हो या नहीं हो। अगर इस बहस से थोड़ा आगे बढ़ जाए प्लीज, अगर इस बहस से थोड़ा आगे बढ़ जाए। ख्याल है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ये 5 साल में जो हुआ वो तो हुआ रुखी साहिबा, मसला ये नहीं है, मसला अभी का है। अब क्या करें हम लोग? इन्होंने ऑनेस्टली किया है, मैं इसका क्रेडिट दे देता हूँ, मैं इसका क्रेडिट देता हूं। देखें बड़ा बहस किया मेरी बहन ने मेरे साथ, मगर मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं आपको एक काम का क्रेडिट देता हूं, आपका सियासी मुखालिफ हूं, जो बात है वो मानने की है। इस हुकूमत ने 9 साल में अगर कोई सही ऑनेस्टी के साथ काम किया है वो झूठ और मुनाफिकत है, मैं उसका क्रेडिट दे रहा हूं आपको। अच्छा ये इसका जवाब ये इस वाली बहस में मैं नहीं पढ़ा, आपने झूठा मुनाफा था ठीक है, लेकिन आगे मैं असल में आप चारों से पूछ रहा हूँ कि हम क्या करें सर, एक आम आदमी क्या करे वो जिसकी वजह से भी जो आज हाल में साहब आप कुछ बता दें क्या करें? करो फरियाद, सर टकरा दो, अपनी जान दे डालो, मुनाफिक दिल की हालत। आप देखिएगा 5 साल बाद जब हम यहाँ से अभी तो ये दोबारा 5 साल बाद पाकिस्तान का महंगाई को बर्दाश्त करने के बाद जो बचेंगे हम मतलब कितनी सलाहियतें बचेंगी चाहिए, बिल्कुल हमें तो आनी चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे वाइंड अप करना है, सॉरी आए मुझे वाइंड अप करना है, खत्म यहीं पर और मुझे वाइंड अप करना होगा। ख्वाजा साहब आपका शुक्रिया ज्वाइन किया, मुस्तफा आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और इसके साथ आजिज धामरा साहब और गौस न्याजी साहब का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारा मकसद यही था जी सवाल कि आवाम अगर 25% महंगाई होगी तो वो किधर जाएगी, क्या होगा उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा अब तक मैं बहुत सारे